Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav and on today January 16 I will discuss these topics from current affairs. आज के प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को एमसीक्यूज के हेल्प से डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा आईआरईए के ऊपर, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और इससे रिलेटेड एक नया रिपोर्ट जो अभी रिलीज हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड वुड बी रिलेटेड टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन जिसके बारे में आप अपने ज्योग्राफी की क्लासेस में भी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में मेंशन्ड है। एंड टुडे वी विल डिस्कस इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से क्या क्या डिस्टर्बेंसेस होते हैं या क्या क्या चेंजेस होते हैं। थर्ड टॉपिक होगा सक्सगाम वैली। सक्सगाम वैली अभी न्यूज में रहा, इंडिया के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है, यहाँ पर देखो सक्सगाम वैली की एग्जैक्ट क्या लोकेशन है वो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पर ये ना ट्राई जंक्शन पर बेस्ड है, जहाँ पे इंडिया है, पाकिस्तान है और चाइना है। ये हमारे भारत का पार्ट है लेकिन पाकिस्तान इसको अपना क्लेम करता है पीओके वाले हिस्से की वजह से। एंड चाइना का भी यहाँ पे इंटरेस्ट है। दैट्स वाई ये जो सक्सगाम वैली है ये बड़ा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है। इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या लोकेशन है, वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक होगा ग्रेफीन। ग्रेफाइट के बारे में आपने सुना होगा, ग्रेफीन उसी ग्रेफाइट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है ग्रेफीन। क्या क्या इसके यूज है, इसके फिजिकल फीचर्स हमारे साइंस के पर्सपेक्टिव से जनरल स्टडीज में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ टॉपिक वुड बी कैट बॉन्ड्स, कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड्स। ऐसे ना इकोनॉमिक से रिलेटेड टर्म्स न्यूज में मेंशन रहते हैं, और अगर आप करंट अफेयर्स में इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप सच में एग्जामिनेशन में कैट बन सकते हो। कैट मतलब आज अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और उसके बाद फिर आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ये हमारे आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा। सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, आईआरईए। आईआरईए या इसको हम आईआरईएनए भी बोलते हैं, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के नाम से इसे बुलाते हैं। अभी हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज में रहा पीआईबी के एक अपडेट में, जहां पे हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने 16th जो सेशन हुआ था आईआरईएनए का, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का, उसमें पार्टिसिपेट किया एंड देयर ही प्रेजेंटेड द व्यू ऑफ इंडिया। ये 16th सेशन हो कहां पर है, अबू धाबी यूएई में, जहां पर इसका हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है। राइट। यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने बोला कि भारतीय सरकार, भारत की गवर्नमेंट, ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अपने और जो भी कमिटमेंट्स हैं या जो कुछ भी टारगेट है उसको फुलफिल करने के लिए अपना प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। पहले स्टेटमेंट पे आते हैं हम आईआरईए या आईआरईएनए से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट क्या, आईआरईएनए इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2009 टू प्रमोट द ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखो ये एकदम बेसिक सा सिंपल सा फैक्ट है, ये मैंने आगे नोट्स के फॉर्म में अटैच भी कर दिया है। ये कमेंट सेक्शन में पीडीएफ अटैच रहेगा, आप वहां से डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट करवा के पढ़ सकते हो। पर ना क्वेश्चंस में कैसे बनाया जाता है ये भी हमें प्री सिक्योर से सीखना है। तो हमें याद रखना है कि आईआरईएनए जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी हमें ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रीलिम्स में मिलेगा तो हमें क्या चेक करना है कि ये क्या है। सॉरी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है तो क्या वो यूएन बॉडी है, क्या वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कोई एनजीओ है। सो आईआरईएनए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फाउंडिंग मेंबर्स में भारत भी एक था और 2009 में इसको फाउंड किया गया। करेक्ट, एकदम करेक्ट। इट फंक्शंस एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिमिलर टू डब्ल्यूएचओ एंड एफएओ। हालांकि ये यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करता है, पर याद रखिएगा स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। ये जो आईआरईएनए की हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, दो इट वर्क्स अलोंग विथ यूएनए, यूएन के साथ बैठकर काम करता है, यूएन के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। तो ट्रू रॉन्ग हो गया हमारा। थर्ड की बात करें, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईआरईएनए एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप। बिल्कुल इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यू नियरली यूनिवर्सल मेंबरशिप है, मोस्ट ऑफ द नेशंस दे आर पार्ट ऑफ दिस। इवन यूएसए जैसे नेशंस भी, अब कल को अलग हो जाए वो अलग बात होगी, बट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर पार्ट ऑफ इस, सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स सेक्टर में जो कुछ भी काम कर सकते हो वहां पर ये भी एडवांटेज उठा सके। थर्ड करेक्ट हो गया हमारा। फोर्थ, as per its recent study, India gives around 7.7% of the employment in renewable energy sector, second after China in solar photovoltaic and hydropower sector. ये एकदम एक फैक्ट है इस रिपोर्ट का, जो कि आपको याद रख लेना है। ये रिपोर्ट 2024 को लेकर आया है, अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया। क्या बताया गया कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इंप्लॉयमेंट जनरेशन का काम चाइना में होता है, और सेकंड चाइना के बाद कौन है, हमारा प्यारा भारत, इंडिया। एकदम सही है ये स्टेटमेंट, आप अपने मेंस के लिए भी याद रखिए, मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए, और प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी करेक्ट, तो एक, दो एंड तीन, टोटल हमारा क्या हो गया, ओनली थ्री। बुझे? चलिए
अब हम आ जाते हैं IRENA पर। तो इसके फाउंडेशन को हम देख चुके हैं, हेडक्वार्टर अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इंडिया इज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर हैविंग नियर ग्लोबल मेंबरशिप। जिसके यूएन का ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। इट वर्क्स अलोंग विथ यूएन बट नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी लाइक डब्ल्यूएचओ एंड एफएओ। कई रिपोर्ट्स भी पब्लिश करने का ये काम करती है, जैसे वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। इसके बारे में भी थोड़ा मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो असेंबली जो होती है, जो IRENA की असेंबली है, वो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जिसमें हर देश से एक मेंबर रहता है। 21 मेंबर स्टेट कंपोजिशन होता है इस असेंबली का। राइट, इलेक्शन की बात करें तो 2 ईयर के टर्म पर, 2 ईयर्स के टर्म पर इसका इलेक्शन होता है और रोटेशन रहता है। मतलब कोई एक नेशन हमेशा ही इसके गवर्निंग असेंबली को प्रिसाइड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिंपल सा देखो एक स्ट्रक्चर है। मिलने इसका फॉर्मेशन किस तरह से यूनाइटेड नेशंस के साथ रिलेटेड है, ये सारी चीजें याद रखनी है। अब हम आते हैं इसके दो रिपोर्ट पर। यहाँ पे हम दो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट, जो कि पिछले साल लगभग नवंबर के टाइम में रिलीज किया गया था। नवंबर के टाइम में, ये देखिए, ये पिछले साल के रिपोर्ट की बात है। ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था ना, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, याद रखना यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एपीएससी, इन सबको ऐसे रिपोर्ट बड़े प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था प्री सिक्योर में तब भी पहले, कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक के अकॉर्डिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पाथवे IRENA ने प्रिपेयर किया है, जिसको अचीव करने का टारगेट रखा गया है 2050 तक। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि IRENA बोल रहा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम लोग जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं ना, वो 2050 तक हमें करना ही होगा। क्योंकि अगर हम 2050 तक ये कर सकेंगे, तभी जाकर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी एडवर्स इम्पैक्ट है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट है, हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2050 का तो नहीं है, पर IRENA ने बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक नहीं पूरा होने वाला है सारा। तो हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2050 तक कर लेंगे। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम एक नई रिपोर्ट पर आते हैं जो 2025 का है, 2024 के डाटा को पब्लिश कर रहा है, जिसको IRENA और साथ में एक और इंस्टीट्यूशन ILO ने मिलकर रिलीज किया है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, कई बार पहले भी प्री सिक्योर में कवर हुआ है ये। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ILO है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात होगी कि 16.6 मिलियन जॉब्स क्रिएट होते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसने क्रिएट किया है, चाइना ने। ठीक है। इंडिया अराउंड 7.7% ऑफ ग्लोबल जॉब शेयर्स प्रोवाइड करता है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस में, सेकंड आफ्टर चाइना। अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी किन दो सेक्टर्स में, एक सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स एंड हाइड्रो पावर सेक्टर्स में। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो गुजरात लीडिंग स्टेट है, 42% कैपेसिटी है फोटोवोल्टाइक सेल का, फॉलोड बाय तमिलनाडु। आप बाकी स्टेट का भी चेक कर सकते हैं कि आसाम की कैपेसिटी कितनी है, ये आपको आसाम पीसीएस में हेल्प करेगा। अरुणाचल की कितनी है, मेघालय की कितनी है, दैट यू कैन चेक। चलिए सेकंड टॉपिक पर हम पहुंचते हैं। सेकंड टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या यहाँ पे बोल रहा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट दैट स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लाइकली टू ब्रेक उत्तराखंड प्रोलॉन्ग्ड विंटर ड्राई स्पेल। बात हो रही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, तो ये जरूर ना वेस्टर्न रीजन से आएगा इस तरह से। यहाँ पर जरा एक बार फिर से स्लाइड को देखो, मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी। एक काम करना, तुम्हारे लिए एक होमवर्क ये है कि आप ना वर्ल्ड मैप ओपन करना या गूगल पे जाना, मेडिटेरेनियन सी टाइप करके उसका मैप देख लेना, कौन कौन से देश जो हैं, कौन कौन से नेशंस बाउंड्री शेयर करते हैं। ब्लैक सी टाइप करके एंड कैस्पियन सी टाइप करके उनका मैप देख लीजिएगा। जब भी ऐसी चीज न्यूज में होती है तो हमारा काम होता है कि हम हर तरफ ध्यान दें। कई बार मैंने पहले भी कवर करवाया है, तो आपको अभी समझने में दिक्कत नहीं होगी, आप इतना मेहनत खुद से कीजिए। तो यहाँ से ये जो मॉइस्चर वाली विंड आती है ना, इसी को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। वेस्ट के साइड से इधर से ऐसे इंडिया में एंटर करेगा। चलिए, अब पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड, बाकी डिटेल हम आगे देखेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या, दे आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन, कैस्पियन और ब्लैक सी रीजन। एकदम सही है, इसी रीजन से ओरिजिनेट होते हैं ये हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। करेक्ट है, पहला करेक्ट है। दूसरा, दे आर ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब एक बात बताओ, फिर से इस मैप को देखो, इस मैप को देखो, जब ये जनरेट इस रीजन में हो रहा है, तो ट्रॉपिकल ईस्ट जेट स्ट्रीम इसको कैसे लेकर आएगा, इसको कैरी करने का काम इस रीजन से कौन करेगा, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम करेगा ना। जब यहाँ पे अगर सपोज मान लो कोई भी डिस्टर्बेंसेस अराइज हो रहा है, किसी भी टाइप का विंड है, उसको इंडिया लाने के लिए आपको वेस्टर्न जेट स्ट्रीम चाहिए कि ईस्टर्न जेट स्ट्रीम चाहिए, कॉमन सेंस लगाइए, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। सो सेकंड वाला रॉन्ग। Third, while they can occur year around, their impact is most prominent in India during the monsoon months June September। प्री सिक्योर के जनवरी के एडिशन में हम कर रहे हैं और मानसून मंथ में ज्यादा फ्रिक्वेंट होगा ऐसा लगता है? नहीं,
ये ज्यादा फ्रिक्वेंट कब होता है? जब हम आज प्री सिक्योर में कर रहे हैं जनवरी एंड फरवरी के टाइम में, पूछे। और वैसे सालों भर अराइज होते हैं, बट ज्यादा फ्रिक्वेंट, ज्यादा प्रोमिनेंट जनवरी फरवरी के मंथ में होता है। थर्ड भी रॉन्ग हो गया। इनकरेक्ट ढूंढना था क्या? नहीं, करेक्ट ही ढूंढना था। आंसर क्या होगा? ए, 1 ओनली। इनकरेक्ट ढूंढना होता तो हम क्या चूज करते? 2 एंड 3 ओनली। बुझे? चलिए, सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गए हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो कि इस रीजन में ओरिजिनेट होते हैं, एंड देन द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दे कैरी इट टुवर्ड्स इंडिया। अब जब ये इंडिया में आएंगे, स्पेशली विंटर मंथ्स जनवरी फरवरी के टाइम में काफी प्रोमिनेंट होंगे, तो इंडिया में आकर इनका इम्पैक्ट क्या होता है? ये देखें यहाँ इम्पैक्ट, प्रेसिपिटेशन। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर न्यूज़पेपर क्या बोल रहा था कि उत्तराखंड के ड्राई स्पेल को खत्म करेगा, वहां पे थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, एंड दैट बारिश, दैट प्रेसिपिटेशन इज वेरी यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के लिए ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ना, ये हाईली बेनिफिशियल है। ये देखिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप अगर अगले 2-3 दिनों में या अगले 2-3 हफ्तों में दिल्ली में अगर बारिश देखो, या आपके भी घर में बारिश हो, तो याद रखिएगा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। बुझे? इसको लोकल लैंग्वेज में मवात का नाम भी दिया जाता है। दिस विंटर नेम इज नोन एज मवात। ठीक है, विच इज हाईली बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। बुझे? चलिए, थर्ड टॉपिक पर आते हैं। थर्ड टॉपिक रिलेटेड है हमारा किस चीज से रिलेटेड? सक्सगाम वैली से रिलेटेड, जहां पे चाइना इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। चाइना बोल रहा है कंस्ट्रक्शन इज फुल्ली जस्टिफाइड। इंडिया बोल रहा है कि भैया ऐसे कैसे कर लोगे तुम। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लोकेशन देखना है तो आप यहाँ मैप में देख सकते हो सक्सगाम वैली को। चलिए, ये रहा सक्सगाम। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है? ये हमारा पीओके वाला पार्ट हो जाता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पर हमारे भारत का इंटीग्रल हिस्सा है, राइट। पीओके ने इसको ऑक्यूपाई, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था आजादी के बाद से। पहला स्टेटमेंट सक्सगाम वैली के बारे में। इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड द वैलिडिटी ऑफ द सिनो पाकिस्तान, सिनो पाकिस्तान मतलब चाइना और पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट साइंड इन 1963, टर्मिंग इट लीगली इनवैलिड। बिल्कुल, इंडिया ने हमेशा चाइना और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 में हुए थे, इंडिया चाइना वॉर के बाद उसको इंडिया ने हमेशा लीगली इनवैलिड करार दिया है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा क्या? Under this agreement, Pakistan ceded Saksagam Valley to China, a territory that India asserts is an integral part of Union Territory of Ladakh. बिल्कुल, इंडिया ने हमेशा बोला कि ये जो टेरिटोरी है ना, ये आपका पीओके का पार्ट नहीं है, वो भारत का ही हिस्सा है, तो आप उसको कैसे चाइना को दे सकते हो? सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रिलेटेड एंड क्लियरली एक्सप्लेनिंग द वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये बताता है कि सिंस भारत की सरकार बोलती है कि वो लद्दाख का पार्ट है, जो कि पहले कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पार्ट हो गया, तो आप उसको चाइना को कैसे दे सकते हो? That's why 1 and 2 are correct and 2 is the correct explanation of 1. आंसर क्या होगा? ए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी हम यूजुअली प्रैक्टिस करते जाएंगे रेगुलरली, सो दैट आपके प्रीलिम्स में आपको दिक्कत ना हो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में भी हर टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर डालेंगे। चलिए, सक्सगाम वैली ट्रांस काराकोरम रेंज में, ये ट्रांस काराकोरम रेंज है यहाँ, है ना। यहाँ पर ये सक्सगाम वैली लोकेटेड है। मैंने इसको अलग अलग मैप से समझाने की भी कोशिश की है। आप इन सारे मैप को एक बार पॉज करके स्क्रीन को या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। काराकोरम वैली रेंज में ये लोकेटेड है। इसके हम बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ में इट शेयर द बाउंड्री विद सिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, साउथ एंड वेस्ट विथ नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान। यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ एक बार में। ये देखो, नॉर्थ में चाइना, साउथ वेस्ट की बात करें तो गिलगिट बल्टिस्तान रीजन, ये पीओके वाला पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है, बट अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ईस्ट में सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर, तो ये सियाचिन ग्लेशियर। ये सक्सगाम वैली का मैप हो गया। ऊपर नॉर्थ में चाइना, साउथ वेस्ट में पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान, ईस्ट में यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, लीगल स्टेटस की इंडिया की बात करें तो इंडिया इसको हमेशा अपना इंटीग्रल एंड इनएलिएबल पार्ट बताता है, जो कि प्रेजेंट में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का है। हिस्टोरिकल स्टेटस की बात करें तो ये कहानी शुरू होती है 1947-48 से, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से को सीज कर लिया, जो कि बन गया पीओके, और वही पीओके में पड़ गया हमारा क्या? सक्सगाम वैली। 1962 के वॉर में इंडिया और चाइना के बीच जो वॉर हुआ, उसका एक पूरी तरह से कंक्लूसिव एग्रीमेंट तो आ नहीं पाया, बट उसके बाद चाइना और पाकिस्तान एक एग्रीमेंट में आते हैं, पाकिस्तान सरेंडर्ड और पाकिस्तान गिव दैट सक्सगाम वैली पार्ट टू चाइना। चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये चाइना के सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनता है। सीपीईसी या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी ब्रीफली मैंने यहाँ डिस्कस कर रखा है, आप एक बार पढ़ सकते हो। इंडिया के लिए हम बात करें तो इट इज प्रॉक्सिमिटी टू सियाचिन, सिंस ये सियाचिन से पास में है। यहाँ देखिए, ये रहा सियाचिन और ये रहा सक्सगाम, है ना।
एक बार फिर से देखो, ये सियाचिन और ये सक्सगाम, तो इंडिया के इतना पास में है, दैट्स वाई इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू फ्रंट थ्रेट की वजह से भी, अगर सक्सगाम वैली में चाइनीज अपने कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करते हैं तो इंडिया के लिए टू फ्रंट थ्रेट डेवलप होगा। हमें एक तरफ चाइना से, दूसरी तरफ पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा, जो कि हम रेडी रहते हैं। पर इससे ना चाइना और पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाएगी। चाइना अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन करता है ना, तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी से वो सियाचिन वाले रीजन में या पीओके वाले रीजन में पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है। एज वेल एज जो इकोनॉमिक एंगल भी है सीपीईसी का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उसके लिए भी वो चाइना के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। भारतीय सरकार चाहती है कि सीपीईसी में चाइना इंडिया के टेरिटोरी को बाईपास ना करे, पीओके चाइना उसको रेस्पेक्ट करे कि पीओके इंडिया का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं। ठीक है, पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई करके बस रखा है। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट सीपीईसी को हमेशा रिजेक्ट करते आई है, क्योंकि सीपीईसी जब यहां से पास करेगा, ये देखो, जब सीपीईसी यहां से पास करेगा तो उसके लिए भारत के सरकार के परमिशन की जरूरत है। अब पाकिस्तान के सरकार के परमिशन से कैसे ऐसा कर सकते हैं, यही बहस चलती है। ठीक है, सीपीईसी के बारे में हम कभी किसी और सेशन में फिर से डिस्कस भी करेंगे अलग से। यहाँ पर आप इतना सीपीईसी के बारे में याद रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ग्राफीन से रिलेटेड। ग्राफीन, ग्राफीन एक्चुअली में हम ग्रेफाइट जो यूज करते हैं ना, अपने बचपन में पेंसिल से लिखना शुरू किया होगा, उसमें वो जो ब्लैक कलर की लीड होती है, दैट इज ग्रेफाइट। आज हम उसी ग्रेफाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ग्राफीन की बात करेंगे। क्या कह रहा है ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल, पेंसिल पेपर एंड ग्राफीन ब्रॉट टुगेदर फॉर सेंसर्स यूजफुल फॉर हॉस्पिटल्स एंड फार्म्स। मतलब ग्राफीन सिर्फ पेंसिल तक यूज नहीं होगा, बल्कि फार्म्स में भी, इवन हॉस्पिटल्स में भी, इवन कई इलेक्ट्रो क्या हमारे जो एप्लियंसेस होता है, कंप्यूटर एप्लियंसेस, वहां पर भी हर जगह यूजफुल होता है ग्राफीन, जिसे हम बनाते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट ग्राफीन से रिलेटेड। ग्राफीन इज अ थ्री डायमेंशनल एलोट्रोप ऑफ कार्बन विथ ए टेट्राहाइड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड। एक्चुअली ग्राफीन है तो आपको थोड़ा सिमिलर दिखता है डायमंड के, लेकिन ना ये थ्री डायमेंशनल एलोट्रोप नहीं होता है कार्बन का। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है नोट्स में कि ये ना टू डायमेंशनल मटेरियल है, नॉट थ्री डायमेंशनल मटेरियल। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। एंड कंप्लीटली डायमंड के सिमिलर भी इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा टेट्राहेड्रल। सेकंड, ग्रेफाइट इज फॉर्म्ड by the stacking of multiple graphene layers held together by weak intermolecular forces। एक्चुअली में ग्रेफाइट बनता बिल्कुल ग्राफीन से ही है, लेकिन वीक मोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। राइट, तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया ओवरऑल। थर्ड, ग्राफीन इज एन एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि ग्रेफाइट के केस में रहता है, मेकिंग इट यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेंसर्स। यस, थर्ड इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली। राइट, करेक्ट ढूंढना होता तो हम बी की तरफ जाते, 3 ओनली पर। चलिए, सो ग्राफीन एलोट्रॉप है कार्बन का, टू डायमेंशनल बॉन्ड होती है इसमें, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन होता है जो हेक्सागोनल फॉर्म में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं ये एटम्स। राइट, द स्टैक्ड फॉर्म ऑफ मल्टीपल ग्राफीन लेयर इज कॉन्स्टिट्यूट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसे बनता है, ग्राफीन के मल्टीपल लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे इकट्ठा होते जाते हैं स्टैक के फॉर्म में, स्टैक के फॉर्म में, स्टैक के फॉर्म में, इस तरह से ग्रेफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ग्राफीन के बारे में डिस्कवरी 2004 में जी में नोवोस्लेव ने किया था। सिंस देन हम ग्राफीन के यूज को सेंसर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेल्थ केयर में, और बाकी ग्रेफाइट का जो एक सबसे सिंपल सा यूज होता है पेंसिल बनाने में, वहां पर तो करते ही हैं। ग्राफीन की प्रॉपर्टी की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट मटेरियल भी है। ह्यूमन हेयर के भी ना 1 मिलियन टाइम्स थिनर होता है, तो सोचो कितना थिनर होगा। वर्ल्ड का सबसे थिनर मटेरियल होता है ग्राफीन, याद रखें, बट स्ट्रेंथ उतना ही बढ़िया होता है। थिनर है बट फिर भी 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है स्टील के। ओके, लाइटर भी है, मतलब इसकी काफी यूजफुलनेस इसकी काफी ज्यादा है। फ्लेक्सिबल है, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर है, कॉपर से ज्यादा बढ़िया है, ट्रांसपेरेंसी भी अच्छा शो करता है, एंड इम्परमेबिलिटी भी है। तो और क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए, या इलेक्ट्रो कम्युनिकेशंस के लिए, या फिर सेंसर्स बनाने के लिए, ये सारी चीजें ही तो चाहिए। थिनेस्ट मटेरियल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कंडक्टिविटी, वेट कम होना चाहिए, इम्परमेबिलिटी होना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है ये। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी मच यूजफुल, काफी यूजफुल है ग्राफीन। एप्लीकेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेंसर्स बनाने में, एनर्जी स्टोरेज जैसे लिथियम आयन बैटरीज की हम बात करते हैं वहां पे यूज किया जाता है, एंड वाटर फिल्टरेशन में भी हम ग्राफीन का यूज कर सकते हैं। Apart from this, in the field of medical, in biomedical, it is being used as well as in the formation of composite materials which are added to paints and coatings. यहाँ पर भी ग्राफीन का यूज पॉसिबल होता है। It means in every sector from economy running through composite materials like paint, or in health industry, or in emerging technologies like electronics and communications, in sensors, right, इन सारी चीजों में हम ग्राफीन के यूज कर सकते हैं।
फिफ्थ टॉपिक पर आते हैं। फिफ्थ टॉपिक है कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड के ऊपर, सीएटी बॉन्ड। यहाँ पे द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट द केरला आस्क सेंटर टू इशू कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजास्टर लिंक्ड फाइनेंशियल रिस्क। अच्छी बात है, अब केरला और भारत सरकार ये डिसीजन बाद में लेगी, पहले हम समझ ले कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड क्या है। और एक और चीज यहाँ इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग से ही हमें हिंट क्या मिल रहा है कि केरला जो है ना वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी बड़ा परेशान रहता है, साइक्लोन के वजह से, फ्लड के वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। तो केरला क्या बोल रहा है कि डिजास्टर लिंक्ड एक आप बॉन्ड इशू करिए। इसका मतलब कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स ना डिजास्टर से बचाव में हेल्प करेंगे। ठीक है जी, पहला स्टेटमेंट क्या, कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट ट्रांसफर डिजास्टर रिलेटेड रिस्क फ्रॉम गवर्नमेंट और इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर इन कैपिटल मार्केट्स। एकदम सही बात है, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना जो डिजास्टर रिलेटेड रिस्क जो है ना वो गवर्नमेंट से किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है, इन्वेस्टर के ऊपर। एक्चुअली मैं एज एन इन्वेस्टर मैं तुमको सिंपली ऐसे समझाता हूँ, अगर आपने कैट बॉन्ड में या कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और उसके बाद कोई डिजास्टर नहीं हुआ तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा अच्छा खासा इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर डिजास्टर हुआ ना तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था ना वो डिजास्टर रेजिलियंसी के लिए या डिजास्टर के बाद एक्ट करने के काम आ जाएगा। समझ रहे हो, जैसे सपोज मान लें आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 100 रुपीज, और 100 रुपीज आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो जितना भी मान लो एक साल में 100 रुपया ही कर रहे थे तो 5 साल में कितना हो गया, 500 रुपीज हो गया। अब 5 साल तक इसकी मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद, बॉन्ड की मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद 5 साल तक कोई डिजास्टर नहीं आया तो आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अब इसमें 10-20% जो भी इंटरेस्ट डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा। तो आपको सपोज 530 रुपए मिल गए, 550 रुपए मिल गए, आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपने ये 100 रुपए जमा किए हैं, 5 साल तक आपको जमा करना था, और 3 साल के बाद ही आफ्टर 3 ईयर्स वहां पर डिजास्टर आ गया, सपोज हम केरला की बात कर रहे हैं या किसी भी रीजन की। तो डिजास्टर जब आ गया ना तो आपने ये जो पैसा जमा किया था, आपके इस इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए या फिर डिजास्टर मिटिगेशन के लिए इन सारी चीजों में खर्च हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा सा आपको लॉस लगने वाला है। इसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड। इससे फायदा क्या होगा, जो राज्य सरकारें हैं या भारत सरकार है उनको डिजास्टर रेजिलियंसी के लिए या डिजास्टर मिटिगेशन के लिए उनका सिर दर्द थोड़ा कम होगा और इन्वेस्टर अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉफिट होने के चांसेस भी काफी हाई है, दैट्स व्हाई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। कई नेशंस में, जैसे फिलीपींस जैसे नेशंस में ना ये पॉपुलरली यूज किया जाता है। समझ में आ गया, यही था पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इन द इवेंट ऑफ ए प्री डिफाइंड नेचुरल डिजास्टर द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इन कैट बॉन्ड्स इज फुल्ली गारंटेड। नहीं, फुल्ली गारंटेड नहीं है, पैसा आपका कटेगा जैसा मैंने आपको समझाया है। सेकंड रॉन्ग। कैट बॉन्ड्स इनेबल गवर्नमेंट्स टू एक्सेस डिजास्टर रिलीफ फंड्स क्विकली विदाउट प्लेसिंग इमीडिएट प्रेशर ऑन पब्लिक बजट। बिल्कुल, अब मान लो कि कल को केरला में, भगवान ना करे, ऊपर वाला अल्लाह वाहिगुरु जीसस ना करे कि कोई वैसा डिजास्टर आए, लेकिन अगर कल को डिजास्टर आया है तो उस केस में कैट बॉन्ड्स की हेल्प से केरला की सरकार या कोई भी राज्य की सरकार क्या करेगी, यहाँ से पैसा निकाल कर और डिजास्टर मिटिगेशन का काम कर लेगी, डिजास्टर रिलीफ का काम कर लेगी। उनके ऊपर पब्लिक बजट के ऊपर बर्डनिंग नहीं आएगा। 1 एंड 3 करेक्ट है, हमारा आंसर हो गया ई। यही यहाँ पर कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड के नोट्स में मैंने समझा रखा है। ग्लोबल यूज की बात करें तो मेक्सिको, फिलीपींस जैसे देशों में इसको काफी पॉपुलरली यूज भी किया गया है, क्योंकि वो यूजुअली अर्थक्वेक की वजह से, सुनामी की वजह से या साइक्लोन की वजह से हमेशा डिजास्टर्स फेस करते रहते हैं। ऑल क्लियर अबाउट कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स? याद रखिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो आज के प्रीसिक्योर में यही टॉपिक्स हैं। अब ये दो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में आप पढ़कर कमेंट सेक्शन में मुझे इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर बताओगे। ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये रहा दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ये रहा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करोगे, आंसर मिल जाएगा, लेकिन रिसर्च करके, सीधा आंसर ढूंढ के किसी भी वेबसाइट से नहीं, रिसर्च करके। और ये दूसरा करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्रेडिट सोसाइटी। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल के प्री सिक्योर के सेशन में, अच्छा कल मतलब मंडे को हम फिर मिलेंगे, क्योंकि प्री सिक्योर का सेशन आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो नेक्स्ट प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग मंडे को मिलेंगे और प्री सिक्योर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज प्रॉपर्ली। जय हिंद।